नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एफटीए के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। होता क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके असर क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और आप हाल ही में देखे होंगे कि जो रुपया है वह निम्नतर स्तर पे चला गया है। अर्थात आपको दिखाई दिया होगा लगभग 91.05 रुपये के आसपास, यानी 91 रुपया 5 पैसे के आसपास जाके कल का जो है वह मुख्य रूप से स्तर पे चला गया है, मतलब डॉलर के मुताबिक। तो इसका क्या असर पड़ता है, इससे क्या मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है, ये भी हम लोग देखने का काम करेंगे, ठीक ना। तो आइए जुड़िए सभी लोग, और सभी ग्रुप में अपना जो है शेयर कीजिए ताकि सभी लोग मुख्य रूप से जुड़े, ये जानकारी सभी के पास पहुंचे। तो भारत का न्यू एफटीए स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एफटीए क्या है इसके बारे में देखेंगे, इसका यह ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका क्या है, या महंगाई में कैसे कमी हो सकती है एफटीए के द्वारा, यह भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले एफटीए के बारे में, है ना। पहले एफटीए के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग जो भी इससे संबंधित जानकारी है वो हम लोग देखने का काम करेंगे। तो एफटीए क्या होता है, एफटीए ये होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है, आपने समझा होगा, इसका फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुक्त जो व्यापार समझौता होता है उसे क्या दिक्कतें हैं या क्या फायदा है। तो मुक्त व्यापार जो समझौता होता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक देश, जैसे दो कंट्री है, एक कंट्री और दो कंट्री, क्या इन दोनों देशों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, जो वस्तु विनिमय होगा, जो वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, गुड्स का जो आदान प्रदान या सेवाओं का जो आदान प्रदान होगा, क्या उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, कि मूल्य नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगा बिल्कुल। यानी एक देश को दूसरे देश से कुछ मंगाना हो तो बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, दूसरे देश को किसी पहले देश से मंगाना हो तो बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। ऐसा कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मुक्त व्यापार समझौता का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब यहाँ से जाने वाली जो निर्यात होने वाली वस्तु है बिल्कुल वो फ्री में चली जाए, और वहां से जो आने वाली वस्तु है वो भी बिल्कुल फ्री में हो जाए, नहीं, ऐसा चीज नहीं है। तो फिर क्या है मुक्त व्यापार समझौता। देखिए, मुक्त व्यापार जो समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वह एक तरह से टैक्स का एग्रीमेंट होता है। टैक्स का मतलब कर जो होता है उसका एग्रीमेंट होता है, यानी कर का समझौता होता है। वह प्राइस जो होता है, जो वास्तविक प्राइस होता है, उसकी समझौता नहीं होती है, यह टैक्स की समझौता होती है। अब कहेंगे कि इसके समझौता से, अर्थात टैक्स की समझौता से क्या मतलब होशियारी है या क्या इससे लाभ होने वाला है। तो देखिए, टैक्स से क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है या कोई सेवा है, गुड्स एंड जो सर्विस है, वह वस्तु एक कंट्री से जा रही है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया से जा रही है ना, और इंडिया से वह पहुंची कहाँ पे, तो वह पहुंच गई, मान लीजिए कि किसी आसियान कंट्री के पास पहुंच गई। आसियान, अब आसियान के बारे में अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। आसियान जो 10 देशों का समूह, हालांकि इस समय आप कहेंगे 11 देशों का समूह है, नया देश एक और जुड़ गया है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो आसियान से के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, यानी मुक्त व्यापार समझौता हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि भारत से जो वस्तु जा रही है, भारत से जो वस्तु जा रही है आसियान कंट्री में, उस पे टैक्स जो है, यानी आयात जो शुल्क है वह नहीं लगेगा, ठीक ना। और वहां से, आसियान से भी अगर कोई वस्तु यहाँ पे आ रही है, आसियान से भी अगर कोई वस्तु भारत में आ रही है, तो उस पे भी आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अब इससे क्या फायदे होने वाले हैं, इससे क्या दिक्कतें, मतलब या फायदे होने वाला है। तो इससे ये फायदा होता है कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी के साथ किया जाता है, तो आयात और निर्यात होने वाली जो वस्तुएं होती हैं, आयात और जो निर्यात होने वाली वस्तुएं होती हैं, उस पे कर छूट हो जाता है। कर छूट का मतलब कि टैक्स जो है वो नहीं लगता है, टैक्स बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो आप बोलेंगे कि टैक्स जब नहीं लगेगा तो इससे क्या दिक्कत है। इससे ये होगा कि आपकी जो वस्तु होगी, यानी एक कंट्री की जो वस्तु होगी, वह वास्तविक रूप से क्या हो गई, टैक्स नहीं लगाया गया तो क्या हो गई, सस्ती हो गई। अब सस्ती हो गई तो आपके वहां से अगर एक्सपोर्ट हो रहा है,
एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि निर्यात हो रहा है, और निर्यात होके किसी दूसरे देश में जा रहा है, किसी एक्स वाई जेड अनदर कंट्री में जा रहा है, तो वहां पे वस्तु भी क्या रहेगी, सस्ती रहेगी। अब सस्ती रहेगी और वहां पर भी मान लीजिए कि डोमेस्टिक लेवल पे अगर किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये दोनों वस्तु क्या रहेगा, कंपटीशन में रहेगा, ठीक ना, कंपटीशन में रहेगा। तो जब वस्तुओं का प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है मार्केट में, तो उस समय किसको फायदा होता है, कंज्यूमर को फायदा होता है, या कस्टमर को फायदा होता है, उपभोक्ता को फायदा होता है। तो बाजार में जितने प्रतिस्पर्धा बनकर रहता है, उतना ही कस्टमर को, उपभोक्ता को विकल्प ज्यादा रहता है। विकल्प ज्यादा होने के कारण पहला चीज कि कंज्यूमर जो है, कस्टमर है, उसको फायदा होगा। लेकिन देश को कैसे फायदा होगा, देश को देखिए किस तरह से फायदा होगा। जब ये सस्ती होगा तो वहां के मार्केट में इसका क्या होगा, डिमांड जो है वह मुख्य रूप से क्रिएट होगा, डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा, थोड़ी सी क्वालिटी युक्त हो और सस्ती हो, तो कोई भी वस्तु क्या होगी, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। अब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और सप्लाई अगर बढ़ जाएगा, आसानी से सप्लाई क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा है। तो जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएगा, या निर्यात भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस दिशा से अगर आप देखेंगे तो हमारा निर्यात कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जब निर्यात बढ़ेगा तो क्या होगा, बीओपी पर आपको दिखाई देगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, कि जब निर्यात जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, वैसे ही जो चालू खाता घाटा होता है, चालू खाता घाटा होता है, वह घाटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वह चालू खाता घाटा न होके सरप्लस की भी स्थिति हो सकती है। किसकी स्थिति हो सकती है, सरप्लस की भी स्थिति हो सकती है। अब आप बोलेंगे कि जब सरप्लस की स्थिति होगी तो क्या इससे फायदा होने वाला है, तो इससे एक चीज हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे तो बोझ कम हो गया, ठीक ना, यानी आयात करने के लिए ज्यादा मात्रा में हमारे पास जो है वो फॉरेन करेंसी है। दूसरा चीज क्या होगा कि हमारा जो मुद्रा है, हमारी जो मनी है, करेंसी है, वह करेंसी एक तरह से क्या होगी, उसका डिमांड भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम वोस्ट्रो खाता, ये सभी खातों का अगर प्रयोग करें तो इस तरह से रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो है डॉलर की पर्याप्तता ज्यादा मात्रा में हो जाएगी। तो हमारा जो है एक तरह से जो रुपया है, जो रुपया धीरे धीरे अवमूल्यन हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है, वह अवमूल्यन भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा, धीरे धीरे अवमूल्यन रुक जाएगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि डॉलर जो है बढ़ रहा है और मुख्य रूप से रुपया क्या हो रहा है, रुपया की वैल्यू कम हो रही है, ठीक ना। तो एक चीज तो ये हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। तो क्या वह देश क्यों करेगा आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी तो बात है कि केवल आप तो सोचते हैं आप अपना फायदा, लेकिन वो भी देश अपना फायदा सोच रहा होगा, तभी तो आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। जी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि उस देश की भी कोई अगर वस्तु है तो वह भी वस्तु मुख्य रूप से क्या हो जाएगी, वह भी वस्तु आपके देश में जाएगी तो सस्ती हो जाएगी, तो आप डिमांड बढ़ेगा तो उसकी भी वस्तु, उसका भी एक्सपोर्ट भी बढ़ने का काम करोगा। तो ये भी चीज हो गया। दूसरा चीज, अगर वह कुछ मुख्य रूप से यह जो सस्ती वस्तु अगर मंगाएगा आपके वहां से टैक्स कम हो जाने के कारण, तो इस वस्तु, यह देश पे बोझ जो होगा वो क्या होगा, आयात शुल्क भी कम हो जाए, मतलब आयात बोझ जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो यह आप कहेंगे कि क्या यह डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है या नहीं है, तो यह डब्ल्यूटीओ के यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नियमों का उल्लंघन बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है इसमें, तो इसमें पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप डब्ल्यूटीओ के मुख्य रूप से, जैसे अगर किसी एक सदस्य के साथ अगर आप क्या कर रहे हैं, एफटीए कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसके सभी मेंबर्स के साथ, सभी सदस्यों के साथ क्या करना होगा, एफटीए साइन करनी होगी, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करनी होगी। अब इसका जीता जागता उदाहरण आप इस समय के हालिया जो समय है, इसके समय के अनुसार आप देख सकते हैं, जो अमेरिका है वह 50% टेरिफ लगाया हुआ है इंडिया पे, ये आपको पता है। अब ये 50% टेरिफ है क्या, जो 50% जो टेरिफ आप देख रहे हैं, वह मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि जो हमने हमारे वहां से यानी इंडिया से जो वस्तुएं जो है एक्सपोर्ट होती हैं, जो हालांकि सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात जो होकर यूएसए जाता है, वहां पे इस वस्तु का मूल्य जो है 50%, जैसे मान लीजिए इंडिया में 100 रुपया है और वहां 50% इस पे टैक्स लगा दिया, तो यह वस्तु वहां पे कितनी महंगी हो गई, 150 रुपया हो गई। तो 150 रुपया हो गई तो उसका डिमांड सीधे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे
प्रभावित हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा तो सीधे सीधे क्या होगा, एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, कम होगा, निर्यात कम होगा। अब निर्यात कम होगा तो वहां से डॉलर जो है वह हमारे खाते में, अकाउंट में नहीं आएगा। जब अकाउंट में डॉलर नहीं आएगा तो सीधे सीधे क्या होगा, यह डॉलर का मुख्य रूप से मांग जब बढ़ेगा तो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, डॉलर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और हमारी रुपया जो होगी, जो हमारी रुपीस होगी, वह धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वह कम हो जाएगी। हमारे रुपये की जो वैल्यू होगी वो कम हो गई। तो यह भी स्थिति आपको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आपको दिखाई देगा कि रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। अब आपको अगर कहा जाए कि ये रुपये की वैल्यू अगर कम हुई है तो इससे क्या दिखते हैं, तो इससे एक चीज का तो फायदा है। क्या फायदा है कि जो एक्सपोर्ट है वो आपका तो बढ़ेगा, है ना, एक्सपोर्ट तो आपका बढ़ेगा। लेकिन एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा, जब आपके वहां प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में हो। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपके पास इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो, अवसंरचना हो, प्रोडक्शन करने वाला एमएसएमई उतने लेवल पर कर रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज का, इस मतलब स्थिति का क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास तो यही चीज नहीं है, अवसंरचना ही नहीं है। तो अवसंरचना न होने के कारण आप इस स्थिति का प्रॉफिट उस लेवल तक नहीं उठा सकते हैं। अब आपकी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा किस पे है, इंपोर्ट पे है ना। इंपोर्ट का मतलब अगर आपका सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी आयात पे है, किसी वस्तु को आयात करने में है, तो उसमें इस समय क्या होगा, इस समय आयात क्या हो गया होगा, महंगा हो गया होगा। अब क्यों महंगा हो गया होगा, मैंने ऑलरेडी एक क्लास में बता दिया, इसलिए इस पॉइंट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक ना। क्यों, क्योंकि रुपये की वैल्यू जो है कम हो गई है, तो कम होने के कारण क्या हो गया, यह हमारा आयात मुख्य रूप से महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया, क्योंकि जैसे मान लीजिए $1 जो है इस समय मान लीजिए 91 रुपये का हो गया, ठीक ना। तो अगर हम जाएंगे $1 की कोई वस्तु खरीदने, तो $1 की वस्तु को खरीदने के लिए पहले हमको 80 रुपया ही देना पड़ता था। अब हमको 91 रुपया अपने खाते से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमारा आयात क्या हो गया, महंगा हो गया कि नहीं हो गया, तो आयात हमारी महंगा हो गई। लेकिन वही वहां के लोगों के लिए निर्यात क्या हो जाएगा, सस्ता हो गया। क्यों, क्योंकि पहले $1 में 80 रुपये के सामान वो लेके जाते थे, अब 91 रुपये के सामान लेके चले जाएंगे, है ना। तो वहां के लिए निर्यात हम मतलब सस्ता हो गया और हमारे लिए आयात जो है महंगा हो गया। तब जब आयात महंगा हो गया तो फिर किसका संकट हो जाएगा, बीओपी का संकट हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस देखने को मिल सकता है, झेलने को मिल सकता है। तो इस पर सीधे सीधे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात हम लोग कर रहे थे आसियान के बारे में, है ना, आसियान के बारे में। तो आसियान क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो एशिया के जो कंट्रीज हैं उनका एक समूह है। उनका क्या है, एक समूह है, जिसको कहा जाता है मुख्य रूप से क्या, आसियान। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए, बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 में हुई थी, ठीक ना। इसके सदस्यों की संख्या 10 थी। अभी हाल ही में इस वर्ष सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि सदस्यों की संख्या है कितनी, तो वर्तमान में आप बताएंगे क्या कि वर्तमान में 11 है, ठीक ना। 11 सदस्य हैं वर्तमान में इसके, और सब साउथ ईस्ट एशिया के जो है कंट्री हैं। इसमें भी आपको दिखाई देगा, आपसे अगर पूछा जाए कि जो नया यानी 11वां नंबर का जो जुड़ा हुआ है, जो आसियान का मेंबर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है तिमोर लेस्ते, है ना, तिमोर लेस्ते, ठीक। अब इसमें तिमोर लेस्ते देश जो है जुड़ गया है। तो 11 जो है इसमें मुख्य रूप से क्या हो गए हैं, देश हो गए हैं, कंट्रीज हो गए हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 का है। अच्छा, एक और बैंकॉक डिक्लेरेशन आपको दिखाई देगा। बैंकॉक, बैंकॉक कहाँ पे है, थाईलैंड का राजधानी है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन आपको दिखाई देगा 1997 का, 1997 का। ये जो 1997 वाला जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है, यह किससे रिलेटेड है, यह बिम्स्टेक से रिलेटेड है, बिम्स्टेक से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक ना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है संगठन, इससे रिलेटेड है, ठीक ना। और ये वाला जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन जो 1967 का है, वह किससे रिलेटेड है, आसियान से रिलेटेड है। बिल्कुल, आसियान में कौन कौन शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, मतलब थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ठीक ना। ये सभी देश, फिलीपींस है, ये सभी देश आपको दिखाई देंगे इसमें आसियान में। तो टोटल 10 थे, अब कितने हो गए हैं संख्या, 11 हो गई है, ठीक है।
तो इसी से रिलेटेड था एफटीए क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एफटीए क्या होता है। तो एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता का मतलब जो क्या होता है वो मैंने बताया। तो अभी कुछ बहुत सारे देश हैं जिसके साथ भारत ने ऐसा किया है, जैसे न्यूजीलैंड के, रूस, ओमान जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाने की बात चल रही है। अभी आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था भारत का, ठीक ना, अभी पिछले वर्ष यानी 2025 में ही आपको देखने को मिला है, ठीक ना। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको बीपीएससी मेंस से रिलेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है तो आप जल्द से जल्द जो है इस प्रोग्राम को, मेंटरशिप प्रोग्राम को ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, और इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता को रणनीतिक जुड़ाव के उपकरण के रूप में महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तो इसमें देखा जाए कि डब्ल्यूटीओ के क्या इसमें कोई मतलब दिक्कतें होती आती हैं, तो इसमें देखा गया है कि डब्ल्यूटीओ बर्ताव विशेषकर दोहा दौर में जो गतिरोध और बढ़ते संरक्षणवाद जो है उसके खिलाफ आपको दिखाई देगा कि ये सारी चीजें देखने को मिला। तो भारत ईएफटीए, टीईपीए जिसमें 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बाध्यकारी प्रतिबद्धता था, इस बदलाव का एक उदाहरण भारत में देखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर सेवाओं और निवेश में अप्रतिम क्षमता का दोहन, व्यापार आर्थिक साझेदारी में विविधता लाना, ये सभी चीजों पर भी मुख्य फोकस करते हुए सारी चीजें की गई हैं। अब परिभाषा इसका क्या है, तो दो या दो से अधिक देशों या गुटों के बीच मतलब संगठनों के बीच एक ऐसा समझौता जिसका उद्देश्य सीमा पार व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, ठीक ना। यानी ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से उदाहरण आप कह सकते हैं कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। किसी भी बाधाओं को, यानी जो भी बाधाएं हैं वैश्विक लेवल पे, उसको समाप्त करते हुए कैसे ट्रेड को और बड़े लेवल पे बढ़ाया जाए, वही है क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें शुल्क और सीमा शुल्क जो है मुख्य विषय होता है, उत्पत्ति के नियम, गैर टैरिफ उपाय जो है, स्वच्छता, पौध स्वच्छता उपाय, व्यापार उपचार, ये सभी इसमें शामिल होते हैं, ठीक ना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, व्यापार समझौते के 3 प्रकार हो सकते हैं, जैसे द्विपक्षीय मतलब दो देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ हो, या बहुपक्षीय मतलब एक देश और अनेक क्षेत्र और देशों के बीच हुआ हो, और बहुपक्षीय विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो वैश्विक व्यापार मानदंड है उसके स्थापना या उसके अंतर्गत अगर हुआ हो समझौता तो ये होता है, ठीक ना। तो भारत और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता के बारे में देखा जाए तो भारत ने लगभग 20 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत, ब्रिटेन, आपने अभी सीईटीए, और भारत ईएफटीए, टीईपी शामिल हुआ, अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना। यूरोपीय संघ इसी वर्ष की बात है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको देखने को मिला था। तो इसके चल बर्ताव में समझौते में यह चीजें शामिल है। व्यापार घाटा और असमान लाभ, यानी कई मुक्त व्यापार समझौते से निर्यात में क्या होता है, उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। उसका कारण क्या है, उसका कारण मुख्य रूप से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने अभी आपको बताया। जबकि आयात में भारी वृद्धि हुई है जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया है, ठीक ना। जैसे 2009 और 2023 के बीच एफटीए के बावजूद भी आसियान से आयात में वृद्धि 234.4% की देखने गई, और निर्यात मात्र 130.4% ही देखने को मिला। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी चीजें इसमें होती है। गैर टैरिफ बाधाएं क्या है, तो विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो है, बौद्धिक संपदा अधिकार जो हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, राइट्स हो गए, या स्वच्छता मानदंड हो गया, और डेटा नियमों से संबंधित जो है वो कड़े नियम या कड़े मानक लागू करती हैं। जैसे सीबीएम आपको दिखाई दिया कि 2026 से लागू होने वाला है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, कि जो कार्बन टैक्स है। तो ठीक उसी तरह से अलग अलग मतलब बाधाओं के रूप में गैर टैरिफ बाधाएं जो है अलग अलग देशों के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो मुक्त व्यापार समझौते का उपयोग दर लगभग 25% ही है, जबकि विकसित देशों में 70 से 80% है, ठीक ना। अब इसके अतिरिक्त आपको दिखाई देगा कि यूरोपीय संघ, ब्रिटेन के एफटीए में पर्यावरण और श्रम अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण जो हरित व्यापार समझौता से भारत के बाहर रहने की चिंताएं भी बढ़ सकती है, क्योंकि भारत जो है वह डेवलपिंग कंट्री में है, उसके पास उतनी बड़ी वह टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लक्ष्य को धारित करने के लिए जो है संघर्ष कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी है। घरेलू क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव क्या हो सकता है, एमएसएमई, किसान, श्रम उद्योग सस्ते आयात के कारण संघर्ष कर रहे हैं। तैयार माल शुल्क में कमी और कच्चे माल पर उच्च शुल्क के कारण एक उल्टी शुल्क संरचना बन गई है। फिर रबर, डेयरी जैसे क्षेत्रों में जो पूर्व मुक्त व्यापार समझौते के तहत उल्लेखनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो ये कुछ कंसर्न है जिसके कारण ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। फिर इससे क्या होगा, घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिए मिलेगा, डब्ल्यूटीओ प्लस क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया जाए, मजबूत सुरक्षा उपाय बनाया जाए, संस्थागत समन्वय में सुधार किया जाए, विवाद समाधान को मजबूत बनाया जाए, और मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा भी करना, यह सबसे बड़ा जो है पॉइंट है। तो ये सारी चीजें थी जिसको हम लोगों ने देखा। अब 2018 में आपसे प्रश्न पूछ लिया था कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, व्हिच ऑफ द अबव आर अमंग फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान।
माने किसके किसके बीच जो है आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए। हालांकि 2018 का करंट अफेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको दिखाई दिया है तो इसमें मुख्य रूप से जो ऑप्शन आपका होगा वह सी ऑप्शन होगा 1 3 4 5, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कौन कौन सा होगा 1 3 4 5, 1 3 4 5, तो उस समय का ये न्यूज है ना। हालांकि ये नया जो है आप अलग से देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और जापान आसियान से रिलेटेड मैंने बता दिया है कि पर उस समय जो है आपको 10 देश थे। अभी प्रेजेंट में 2025 में आपको दिखाई देगा तो 11 देश होगा। तिमोर लेस्ते 11वां देश जो है इसमें जुड़ा हुआ है। और बैंकॉक डिक्लेरेशन याद रखिएगा 1967 से यह मुख्य रूप से आसियान की स्थापना होती है। तो ये रहा हम लोगों का आज का क्लास। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।